अगर किसी दिन बिना कोई नया कानून बनाए सिर्फ एक सर्कुलर से आपकी पूरी इंडस्ट्री बैन कर दी जाए तो क्या होगा? यही हुआ था भारत में 2018 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अचानक बैंकों को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को सेवाएं देने से मना कर दिया था। एक रात में क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो गए, निवेशक घबरा गए और ट्रेडर्स को भारी नुकसान हुआ। लेकिन फिर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 2020 में उसने वो फैसला दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन का इतिहास बदल दिया। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई 2020 सर्वोच्च न्यायालय। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ भारतीय रिजर्व बैंक 2020 का केस है ये। एक ऐसा केस जिसने राइट टू ट्रेड को मजबूत किया, रेगुलेटरी पावर की सीमाएं तय की और भारत की क्रिप्टो लॉ पॉलिसी की दिशा निर्धारित की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप यह वीडियो देखेंगे तब पूरा आप समझ पाएंगे कि कैसे एक फैसले ने भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन की पूरी कहानी को बदल दिया। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले इस मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। आरबीआई के सर्कुलर के बारे में समझते हैं। 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्कुलर जारी करता है जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज। सर्कुलर का नाम था प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग विद वर्चुअल करेंसीज, यानी कि आप वर्चुअल करेंसी में डील नहीं कर सकते, कोई डील करेगा तो उसके ऊपर पूरी रोक है। ये आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के अनुसार आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया कि वे किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ हो किसी भी तरह की सेवा ना दे। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो बैंकिंग सिस्टम से क्रिप्टो को पूरी तरह काट दिया गया था इस 2018 के सर्कुलर के द्वारा। इसका मतलब था कि ना कोई बैंक अकाउंट, न ट्रांजैक्शन, न एक्सचेंज ऑपरेशन होगा। आरबीआई ने इस पर कहा क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण और उपभोक्ता हानि का जोखिम है। लेकिन समस्या यह थी कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था जो क्रिप्टो को बैन कर रहा हो। यानी आरबीआई ने सिर्फ एक सर्कुलर से बिना कानूनी आधार के पूरी इंडस्ट्री को रोक दिया। यही सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या आरबीआई को संसद के किसी कानून के बिना इतना बड़ा प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार है? इस सर्कुलर की वजह से पता है क्या सवाल उठा था? क्या आरबीआई को संसद के किसी कानून के बिना इतना बड़ा प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार है या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब बात करते हैं कि जब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के सामने पहुंचते हैं तो उन्होंने इस केस में क्या तर्क दिया, क्या दलील दी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी याचिका में कहा कि जो आरबीआई का सर्कुलर है उसने मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 19(1)(g) का हनन किया है, जो राइट टू ट्रेड से रिलेटेड करता है, यानी कि व्यापार बिजनेस करने से रिलेट करता है और व्यापार और जो व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है उसका हनन करता है। जो याचिकाकर्ताओं के इस मामले के अंदर जो मुख्य तर्क थे वो ये थे कि आरबीआई के पास क्रिप्टो को बैन करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं थी, क्योंकि क्रिप्टो जो है मुद्रा नहीं है, न ही यह आरबीआई एक्ट 1954 और न ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के दायरे में आती है। समझ रहे हैं क्या? जो याचिकाकर्ता थे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बोला कि आरबीआई के पास क्रिप्टो को बैन करने की कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि जो क्रिप्टो है वो करेंसी नहीं है, मुद्रा नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है
और न ही ये आरबीआई एक्ट 1934 और न ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आती है। ये जो आदेश था, जो ये आरबीआई सर्कुलर था, ये मनमाना है, आर्बिट्रेटी और है और अनुपातहीन है, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेट था, क्योंकि इसके पीछे कोई भी ठोस सबूत नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में क्रिप्टो पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। भारत के अंदर क्रिप्टो पर कोई भी लीगल प्रोहिबिशन नहीं है, कोई भी वैधानिक बैन नहीं था। यही मामला बन गया था आरबीआई की शक्ति बनाम नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता का मामला। अब बात करते हैं आरबीआई। अब आपने याचिकाकर्ताओं के पक्ष को समझा। अब जब मैटर गया तो आरबीआई ने भी तो अपने फेवर में कुछ दलीलें दी होंगी, उसको भी समझते हैं। आरबीआई का पक्ष भी समझना जरूरी है। आरबीआई ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसे भारत के मौद्रिक और वित्तीय तंत्र की स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा है, इसलिए हमें अपने बैंकों को सुरक्षा देना जरूरी है। कि उन्होंने ये बोला कि जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी, वो भारत की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए खतरा है, डेंजर है, इसलिए हमें अपने बैंकों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना जरूरी है और इसलिए हमने क्रिप्टो को बैन किया है। आरबीआई ने अपने अधिकारों का भी हवाला दिया कि धारा 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और धारा 45JA किसकी, आरबीआई एक्ट 1934 की। आरबीआई का यहां पर जो तर्क था वो ये था कि हम क्रिप्टो को सीधे रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैंकों को निर्देश दे रहे हैं ताकि वित्तीय प्रणाली सुरक्षित रहे। यहां पर समझिएगा, आरबीआई ने क्या कहा। आरबीआई ने कहा कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, हमने तो बस बैंकों को निर्देश दिए हैं कि भाई तुम देख लो और हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। हमने क्रिप्टो को बैन नहीं किया है। अब बैंक नहीं डील कर रहे ऐसे लोगों के साथ। पर्पस क्या है, ताकि जो वित्तीय प्रणाली है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रीम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है भारत की, वो सुरक्षित रहे, वो स्टेबल रहे। यानी आरबीआई पता है क्या कह रहा था, आरबीआई यहां पर कह रहा था कि हम बैन नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम सिर्फ बचाव कर रहे हैं। आप बताइए, आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया? अब है असली मोड़, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मार्च 2020 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय इसके अंदर फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक फैसला आता है। कोर्ट के जो मुख्य अवलोकन थे, ऑब्जर्वेशन थी इस मामले के अंदर, वो ये थी कि आरबीआई के पास शक्ति है लेकिन सीमा भी है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि आरबीआई के पास शक्ति है लेकिन सीमा भी है, और इस पर कोर्ट ने कहा कि आरबीआई बैंकों को रेगुलेट कर सकता है लेकिन किसी वैध व्यापार को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं जजमेंट में ये कह दिया गया कि ट्रेडिंग इन क्रिप्टो इज अ लीगल ट्रेड, किसी भी वैध व्यापार को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब तक संसद उसे एक्सप्लिसिटली बैन ना कर दे। मतलब जब तक संसद कानून बनाकर किसी चीज को बैन ना कर दे, तब तक वो वैलिड ही माना जाएगा, उसमें ट्रेड करना वैलिड माना जाता है। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कही, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कही। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मौलिक अधिकार पर पाबंदी तभी वैध मानी जाएगी जब वो उचित, आवश्यक और न्यूनतम प्रतिबंध के दायरे में हो। यही सिद्धांत मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम स्टेट ऑफ एमपी 16 जो सर्वोच्च न्यायालय का केस है उसमें भी स्थापित हुआ था। आरबीआई का सर्कुलर इस सिद्धांत पर खरा नहीं उतर रहा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ बोला कि जो आरबीआई का सिद्धांत है ना, आरबीआई का जो सर्कुलर है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तराजू में सही फिट नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा, उसके कारण भी सर्वोच्च न्यायालय ने बताए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरबीआई कोई ठोस सबूत नहीं दिखा सका कि क्रिप्टो से नुकसान हुआ है, फिर भी उसने पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही बंद कर दिया। और तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के उल्लंघन के बारे में की कि कोर्ट ने कहा कि जो ये आरबीआई का सर्कुलर है, ये व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। इसलिए कोर्ट ने आरबीआई का 2018 वाला जो सर्कुलर है उसको असंवैधानिक घोषित किया और उसको रद्द कर दिया। समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस फैसले के जरिए।
आरबीआई का जो 2018 वाला सर्कुलर था उसको असंवैधानिक घोषित किया और उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, रद्द कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही था? क्या उसे व्यापार की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए थी या फिर वित्तीय सुरक्षा को? आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन बताइएगा। अब बात करते हैं इस फैसले के असर और परिणाम की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैसले से जो असर हुआ वो बहुत बड़ा था। मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग फिर से शुरू हो गई। दूसरा, बैंकों ने दोबारा एक्सचेंजों को सेवाएं देना शुरू कर दिया। और सबसे अहम, यह तय हो गया कि कोई रेगुलेटर अपनी शक्ति से आगे नहीं जा सकता। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है। यानी आप बिटकॉइन से कॉफी नहीं खरीद सकते, लेकिन आप उसे रख सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं। यह कानूनी है। भारत में आप उससे कोई सामान नहीं खरीद सकते, बस आप उसे रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। फैसले के बाद भारत में नया दौर शुरू हुआ, बैन नहीं रेगुलेशन का दौर। 2022 में इनकम टैक्स एक्ट में भी संशोधन हुआ। सेक्शन 115 BBH, ध्यान दीजिएगा इनकम टैक्स एक्ट की, सेक्शन 115 BBH में क्रिप्टो गेन पर 30% टैक्स लगाए गए। सेक्शन 115 BBH क्रिप्टो गेन पर 30% टैक्स लगाए गए। और सेक्शन 194S के तहत हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगा। 2023 में क्रिप्टो एक्सचेंजों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिपोर्टिंग एंटिटीज घोषित किया गया। यानी अब क्रिप्टो गैर कानूनी नहीं है, बल्कि टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अधीन रेगुलेटेड है। अब इस पूरे कंसेप्ट के, इस पूरे केस का लीगल एनालिसिस करते हैं। जो ये फैसला है ये भारत के लिए 3 वजहों से काफी ऐतिहासिक है। पहला, राइट टू ट्रेड को जो मजबूती मिली है, कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का मौलिक अधिकार है। राइट टू ट्रेड जो है वो संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। दूसरी बात करी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, उसको एक नई परिभाषा दी गई कि प्रशासनिक आदेश भी सीमाओं से बंधे हुए हैं। और तीसरा, आरबीआई की शक्ति की सीमा तय हुई। अब आरबीआई कोई मनमाना प्रतिबंध नहीं लगा सकता जब तक संसद ने कानून न बनाया हो। इस फैसले ने भारत को उन देशों की श्रेणी में रखा जो ताकतवर हैं और नवाचार यानी कि इनोवेशन और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना जानते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को एक अलग क्रिप्टो रेगुलेशन एक्ट लाना चाहिए या मौजूदा आरबीआई और पीएमएलए नियम ही पर्याप्त हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन यही है, पहले संक्षेप में दोहराते हैं कि पहली बात तो आरबीआई का जो 2018 का सर्कुलर है उसको इस केस के अंदर असंवैधानिक घोषित किया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो 2020 का फैसला है वो ये कह रहा है कि जो ट्रेड करने का अधिकार है वो सुरक्षित है, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा, क्रिप्टो भारत में वैध व्यापार है पर वैध मुद्रा नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। चौथा, रेगुलेशन के बारे में अब पीएमएलए और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो क्रिप्टो है वो आता है। ये केस सिर्फ क्रिप्टो पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता, संतुलन और राज्य की शक्ति की सीमाओं पर आधारित है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि भारत में क्रिप्टो किसने लीगल किया तो जवाब दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने किया। और अगर इस वीडियो ने आपको चीजें क्लियर की हैं 1% भी, तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए, सभी के साथ साझा करिए, अपने सर्कल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी के साथ साझा करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए। और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, जुडिशरी एग्जाम की और एपीओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। सीखते रहिए, सवाल करते रहिए और अपनी लीगल नॉलेज को स्केल करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।